आज हम आपके लिए एक और मजेदार सा वन शॉट लेकर आए हैं एंड द टॉपिक ऑफ द डे इज द लैवेंडर लॉ। नाउ दिस पोएम माइट साउंड वेरी सिंपल, जब आप इसे पढ़ोगे आपको लगेगा कि इसमें है ही क्या, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट और डीप है। यहाँ से शॉर्ट, लॉन्ग, एक्सट्रैक्ट हर टाइप का क्वेश्चन इजीली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। Hi Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And guys, आज इस एक वन शॉट के अंदर हम इस पोम को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, जहां पर ना ही सिर्फ हम समरी की बात करेंगे, दैट टू लाइन बाय लाइन डिटेल एनालिसिस, बल्कि उसी के साथ साथ हम थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चा पार्टी, नीडलेस टू से कि आपको इस पूरी वीडियो को अच्छे से समझना है, देखना है एंड एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आपने ऐसा करा तो आपको इस पोम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए एग्जाम में, आप कॉन्फिडेंटली उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। So what are we even waiting for? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। If you guys have already done that, let's dive in. अब बच्चा भाई देखो, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो प्लीज गो अहेड एंड गिव मी अ फॉलो राइट अवे, सो दैट यू कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ ऑल द अमेजिंग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो हम आपके लिए एप्लीकेशन पर लेते हैं। हाँ जी, यूट्यूब पर तो फ्री क्लासेस चलती हैं, एप्लीकेशन पर भी बहुत सारी फ्री क्लासेस चलती है। अब ये जो टॉपिक आप करने वाले हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की भी तो प्रैक्टिस चाहिए होगी, वो कहाँ से मिलेगी? सब कुछ एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एंड प्लीज डोंट माइंड माय साउंड, पर सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना रोकर आई हूँ, बट द थिंग इज दैट आई एम अ लिटिल अंडर द वेदर, थोड़ा सा कोल्ड कफ सोर थ्रोट है, दैट्स व्हाई आई एम साउंडिंग लाइक दिस। मूविंग ऑन, अब देखो आज का सेशन फ्लो चेकआउट कर लेते हैं। We're going to start with the summary first of all. Detail line by line stanza by summary चलेगी, so अपनी बुक्स अपने सामने जरूर खोल के रखना ताकि आप भी सब कुछ साथ साथ मार्क कर सको। Then उसके बाद we're going to discuss the themes and literary devices as well. So what say? Are we ready for the poem to begin? मैं जरा ना पहले एक विक्स की गोली लो, खिच दूर करो, खा लेती हूँ साथ साथ, ताकि मुझे बोलने में इशू ना आए, because this is the worst part of being an educator. आप का अगर गला गया तो सब गया। Okay now, let's get started. Here we begin. अरे थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफ तो कर दूं, ये पोम है किसके बारे में, क्या होगा इसमें। ये जो पोम है ना, इसे लिखा है टेड ह्यूग्स ने, और इस पोम में बहुत ब्यूटीफुली हम लोगों को ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में बताया गया। दो स्टूडेंट्स जो कि बायोलॉजी वाले, उनको तो पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता है, बेसिकली नेचर में भी काफी सारी चीजें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहती हैं। ठीक है, हम जैसे कि प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के लिए, प्लांट्स हम पर डिपेंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। सिमिलरली ऑल द क्रीचर्स एंड इन नेचर एंड अदरवाइज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड उस ब्यूटी को हमें बहुत प्यारे तरीके से इस पोम में दिखाया गया है। इट इज मल्टीपल लेयर्स, बहुत सारे मेटाफर्स हैं, सिमिली हैं, एंड द पोम इज सो सिंपल इन लैंग्वेज कि जब आप पढ़ोगे और आपको पता चलेगा इतने डीप मीनिंग भी हो सकता है। आई प्रॉमिस यू यू विल बी अमेज्ड। Now let's begin. Moving on, so here's the first stanza, guys. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seed fallen. Basically the poet has made it clear for us in the first stanza itself कि हम लोग बात कर रहे हैं एक लैबर्नम ट्री की। अभी जो आप बैकग्राउंड में ट्री देख रहे हो ना, येलो येलो सा, इसे ही लैबर्नम ट्री बोलते हैं। नाउ द पोएट सेज कि जो लैबर्नम ट्री है, इसका जो टॉप था, इट वाज लुकिंग वेरी साइलेंट, वेरी स्टिल, मतलब बिल्कुल पत्ता भी जैसे ना हिल रहा हो, इन द आफ्टरनून येलो सितंबर लाइट। और भाई आफ्टरनून का टाइम था और पीली पीली धूप जो है खिली हुई थी, एंड इट वाज द मंथ ऑफ सितंबर। The month of September suggests कि ये ऑटम सीजन है। ऑटम सीजन में क्या होता है, सारी पुरानी पत्तियां गिर जाती है, ठीक है, जो आपके पेड़ होते हैं उनके पत्तियों के कलर बदल जाते हैं। सो सिमिलरली जो कुछ लीव्स बची हुई थी ट्री पे, दे वर येलोइंग, they were changing their color and all its seed fallen, और सारे के सारे जो सीड्स थे वो नीचे गिर रखे थे। नाउ स्टार्टिंग में जो हमारे लिए टोन सेट करी गई है, इट्स वेरी नेगेटिव, बहुत ही नेगेटिव सा माहौल हमारे लिए सेट करा गया कि अरे देखो ट्री बिल्कुल शांत है, इट लुक्स कंप्लीटली डेड। ऑटम के टाइम पे जब पत्तियां वगैरह भी सारी की सारी झड़ जाती है,
और सब कुछ जो है कम्प्लीटली शांत दिखाई देता है, ठीक है। तो भाई हम लोगों को वो ट्री बिल्कुल बेजान लग रहा है, बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रहा है। एंड इफ यू नोटिस द एंटायर सीन हैज बीन सेट अप यूजिंग द कलर येलो, और येलो कलर के साथ बहुत कुछ हमें बताया गया। येलो इज डिस्क्राइबिंग द सनशाइन, येलो इज डिस्क्राइबिंग द ट्री, येलो इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग द लीव्स जिनका कलर अब बदल रहा है, ठीक है। तो येलो इज बेसिकली सेटिंग द टोन थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से कि सब कुछ बहुत डेड लाइक है, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट द notes. So in the above lines, the poet says that he saw a laburnum tree whose leaves are yellow. पीली पीली leaves थी उसकी, and the tree top is silent and still in the daytime of September month. सितंबर का महीना है, सब कुछ completely शांत लग रहा था। And it is autumn season and all the seeds of the tree has fallen. Autumn का महीना है और सारे पत्तियां जो हैं almost seeds जो हैं गिर चुके हैं। The poet has used the word yellow for leaves and sunlight. I told you ना, the yellow word has been played with over here. येलो वर्ड को हमने लीव्स के लिए भी यूज करा है, येलो वर्ड को हम लोगों ने सनलाइट के लिए भी यूज करा है। येलो सिंबलाइजेस साइलेंस, डेथ, ब्यूटी ऑल टुगेदर वंस, ठीक है, कि उससे हमें पूरा साइलेंट माहौल बताया गया है, जो डेथ लाइक माहौल हो रखा है ट्री का वो भी बताया गया है। एंड इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द ट्री and he describes the whole scene of the tree with this color. सिर्फ एक कलर से सब कुछ बताया गया। Now stanza number 2. Now till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness. And a machine starts up. Of chitterlings and tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. तो पोर्ट क्या कह रहे हैं कि भाई देखो अभी तक जो सीन था वो कम्प्लीटली शांत था, ऐसा लग रहा था कि ट्री में तो मानो बिल्कुल जान है ही नहीं, बट ऑल ऑफ अ सडन एक चिड़िया आती है जिसका नाम होता है गोल्डफिंच। सो गोल्डफिंच इज अ काइंड ऑफ बर्ड। अगर आपने स्टैंजा के स्टार्टिंग, स्टैंजा नहीं, पोम की स्टार्टिंग में नोटिस करा हो, जो मेरे फर्स्ट लाइक था, तो आपको एक बार दिखा देती हूँ, उसमें मैंने गोल्डफिंच बर्ड दिखाई है। Just a minute, हम लोग 7th स्लाइड पे है ना। So this is the first slide. This is your goldfinch bird. ये देख रहे हो completely येलो होती है कलर में, और सिर्फ इसके फेस पर जो होता है वो ब्लैक कलर का स्पॉट होता है। यहाँ पर तो लीव्स भी लीव्स हो रही हो, जो उसके पंख और पूंछ वो भी ग्रे दिखाई दे रही है, अदरवाइज कंप्लीटली बॉडी येलो होती है और सिर्फ मुंह पे ऐसे ब्लैक कलर का स्पॉट होता है। जस्ट रिमेंबर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, इट इज रिमेंबर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोम। अब बेसिकली देखो आगे क्या है कि भाई एक गोल्डफिंच चिड़िया जो आती है, ठीक है, एंड शी कम्स इनटू द सीन ऑल ऑफ अ सडन विद अ ट्विचिंग चिरअप। ट्विचिंग इज लाइक दिस, ऐसे, दिस इज कॉल्ड ट्विचिंग। सो सडन मतलब, एंड चिरअप इज द साउंड दैट बर्ड्स मेक, चू चू वाली। एंड अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और अचानक से, ठीक है, स्टार्टलमेंट इज लाइक सरप्राइज्ड, वो एक ब्रांच एंड पे बैठ जाती है और जैसे वो ब्रांच पे बैठती है, ब्रांच जो है हिलने लगती है। सो एज इफ द ट्री इज आल्सो लिटिल शॉक्ड, सरप्राइज्ड कि ये क्या हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, बेजान था सब कुछ। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। अब स्लीक का मतलब होता है स्मूथ। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हम इस लाइन में बेसिकली जो गोल्डफिंच वर्ड है उसे एक लिजर्ड से कंपेयर करें। कभी अगर आपने लिजर्ड देखी होगी अपने कमरे में, तो क्या होता है, लिजर्ड आपको एक कोने पे दिखाई देती है, आप आंखें ब्लिंक करोगे वो दूसरे कोने में चली जाएगी, एंड इट इज वेरी वेरी केयरफुल, अलर्ट, आसपास उसके कौन मूव कर रहा है, आप तो नहीं पास आने की कोशिश कर रहे हो, कोई और प्रेडेटर तो नहीं आने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत स्मूथ होती है, उसको बिल्कुल आप डिटेक्ट नहीं कर सकते उसकी मूवमेंट्स को। कुछ इसी तरीके का एटीट्यूड जो था उस गोल्डफिंच बर्ड का भी था। She was very alert, very abrupt. Abrupt यानी unpredictable, कहीं से भी कहीं पर जा रही है। तो चिड़िया भी अक्सर ऐसी होती है, वो बैठती है तो ठीक है, because they also fall at the bottom level of the food chains, उनके ऊपर भी कोई easily अटैक कर सकता है, right? So she was being alert कि कोई उसे देख ना ले, अच्छा कोई आसपास predator तो नहीं है जो उस पर अटैक करेगा। And she enters the thickness and a machine starts up, और फिर उसके बाद she enters that part of the tree जहाँ पे बहुत सारी पत्तियां, उसकी डंडियां थी, एंड अचानक से जैसे एक मशीन स्टार्ट होती है वो शुरू हो जाती है। यहाँ पे मशीन बोला गया है बेबी बर्ड्स को। सो अपेरेंटली उस चिड़िया का घोंसला है,
उस लैवेंडम ट्री पे। तो अगर आपके कभी घर में घोंसला रहा हो तो आपने नोटिस करा होगा कि भाई वो चू 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 लगे रहते हैं, स्पेशली जैसे ही वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं ना, छोटे बच्चे चिड़िया के, वो बहुत जोर से चिल्लाना शुरू हो जाता है कि खाना दो खाना दो खाना दो। सिमिलरली जैसे ही वो बच्चे अपनी मदर को स्पॉट करते हैं, वो भी बड़ा चू चू करना स्टार्ट हो जाते हैं, एज जैसे कि भाई वो लोग भी बेसिकली जो है मशीन एक स्टार्ट हो गई हो, ठीक है, ऑफ chitterlings and a tremor of wings and trillings. So chitterlings is like again sound those baby birds are making. Tremor of wings is like ऐसे जोर 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 से अपने पंख हिलाना, and trillings is again those movements जो वो कर रहे हैं। The whole tree trembles and thrills, और उनके इस मूवमेंट से ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पूरा ट्री जो है हिलने लग गया। इट इज ट्रेम्बलिंग, इट इज शेकिंग, इट इज थ्रिलिंग, मीन्स इट इज एक्साइटेड, कि भाई ट्री भी उनके मूवमेंट के साथ एक्साइटेड होगा कि वाओ कुछ अलग सा हो रहा है, कुछ अच्छा सा हो रहा है, मजेदार सा हो रहा है ना। चलिए जरा नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। So goldfinch bird comes to end the death-like scene of the tree and makes a sudden chirrup sound. ठीक है, वो अचानक से एक sudden chirruping sound के साथ आती है। And the bird, while being rapid, alert and precautious like a lizard की तरह है, वो ध्यान दे रही है, बहुत तेज है, बहुत alert है। She sits on the branches of the tree. And she moved towards the thickness of the branch. Her younger one started chirruping and doing vibrations with wings, making a sound like a machine. और जैसे ही वो अपने घोंसले के पास जाती है, उसके बच्चे से स्पॉट करते हैं, वो जोर जोर से पंख हिलाने लगते हैं, वो ची ची करने लगते हैं। Because of the movement of the bird and her young ones, the tree starts to shake and fill. तो जो बर्ड का मूवमेंट है, जो चिड़ियों का, ये बच्चों का मूवमेंट है, उसकी वजह से पूरा ट्री भी हिलने लगता है। It is also full of excitement. So the poet has given two opposite scenarios of the tree. जो first stanza था, it was very death-like scene, कि बिल्कुल ट्री में तो जान ही नहीं है, ट्री में तो बचा ही क्या है, उस तरीके से दिखाया गया था। एंड देन द ट्री वाज बीइंग डेथ लाइक एंड स्टिल एंड देन गिविंग लाइफ एंड शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग वंस। दूसरे में इट कम्स आउट अलाइव, ठीक है, इट इज रादर प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड कंफर्ट टू द बर्ड एंड इट्स फैमिली। अब देखो यहाँ पे इस स्टैंजा में दो चीजें हुई हैं। हमने बर्ड को लिजर्ड से कंपेयर करा है, उसके बच्चों को मशीन से कंपेयर करा है। दोनों के रीजंस मैंने आपको दे दिए, दोनों एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, it is the engine of her family. She stokes it full and then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. अब now this stanza छोटा सा है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली। हम किसे बुला रहे हैं इंजन? हम बर्ड को इंजन बुला रहे हैं। जो गोल्डफिंच बर्ड है, शी इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। क्यों? क्योंकि अब देखो, एक मशीन जो होती है वो अपने इंजन के बिना बिल्कुल काम नहीं कर सकती। अगर एक मशीन में इंजन नहीं है तो क्या काम करेगा? कुछ काम नहीं करेगा, इट इज डेड। सिमिलरली अगर गोल्डफिंच बर्ड ना हो तो उसकी फैमिली भी इट इज इक्विवेलेंट टू डेड। उसको कोई भी प्रेडेटर वगैरह खा सकते हैं। शी इज द वन हु प्रोटेक्ट्स देम, फीड्स देम, राइट। अब कई सारे स्कूल्स में क्या होता है, टीचर्स से कि यहाँ पर इट जो है वो लैबेनम ट्री के लिए यूज हुआ है, कि इन अ वे लैबेनम ट्री इज आल्सो लाइक एक्टिंग लाइक एन इंजन। क्यों? बिकॉज वहां पे लैबेनम ट्री जो है वो सपोर्ट, शेल्टर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी फैमिली सर्वाइव कर पा रही है। सो अपने टीचर से कंफर्म कर लेना कि हम लैबेनम ट्री लें से या बर्ड लें या दोनों ही लें, ठीक है। शी स्टोक्स इट फुल। स्टोकिंग इज द एक्शन जो कि आप अपनी गाड़ी में जो फ्यूल भरते हो उसे बोलते हैं। तो वो बेसिकली जो अपने बच्चों को खाना खिलाती है। Then flirts out to a branch end. Flirts out का मतलब क्या हुआ? She playfully moves, कि भाई ऐसे उछलते उछलते ब्रांच के एंड तक आ जाती है। Showing her barred face identity mask. Now this phrase is important, इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, हमारी जो गोल्डफिंच बर्ड है, मैंने बोला था ना कि उसका चेहरा है जिसमें सिर्फ एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ इट्स बॉडी इज कंप्लीटली येलो इन कलर। बिकॉज ऑफ दैट वो जो ट्री है उसके बैकग्राउंड में वो कंप्लीटली मर्ज हो जाती है, दिखती ही नहीं है। अब ये जो ट्री है ना, लैबेनम ट्री, इसकी जो पत्तियां होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, लंबी लंबी से नीचे की तरफ गिरती है, सीड्स भी होते हैं। तो उसकी वजह से जो पीछे शैडो बनती है दैट इज बार्ड। ऐसे बार्स, लाइंस बनती हैं जो कि गोल्डफिंच के चेहरे पर बन रही हैं। एंड दैट चेहरा एक्ट्स लाइक एन आइडेंटिटी मास्क, क्योंकि उसका जो ब्लैक कलर का स्पॉट है उसकी वजह से आप वहां पर पहचान लेते हो कि अच्छा वहां पर एक गोल्डफिंच बर्ड है।
अदरवाइज उसका जो पूरा का पूरा बॉडी है इट इज येलो इन कलर, जिसकी वजह से वो बैकग्राउंड में कंप्लीटली मर्ज हो जाती है. सो दिस phrase means that the face of the bird is acting like an identity, helping the viewers identify that there is a bird on the tree, right? Because its face is black in color and the rest of it's yellow in color. Also, the shadow of the leaves that is falling on her face वो ऐसे पैरेलल बार्स शेप बनाते हैं. सो इसीलिए वो बार्ड वर्ड यूज करा गया. आई होप आपको समझ में आएगा. यहाँ से इंजन वाले पार्ट से दोनों से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से करना. अब आगे बढ़ते हैं, नोट्स देख लेते हैं. So the laburnum tree and goldfinch bird is the engine of our family. यहाँ पे दोनों को मैंने लिखा है, आपको जिस मर्जी को लेना हो अपने स्कूल टीचर से कंफर्म करके लेना. And she provides food to her young ones and moves to the other branch. ठीक है कि वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है और ब्रांच की दूसरी एंड पे चली जाती है. Her dark colored striped face is visible as her body is yellow colored. ठीक है, सर उसका चेहरा दिख रहा है बिकॉज पूरी बॉडी अदरवाइज येलो है और वो ट्री की लीव्स के पीछे कंप्लीटली छुपी हुई है. Now moving on, this is the last stanza. Then with airy, delicate whistle chirrups, whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum tree subsides to empty. अब airy का मतलब होता है strange in a horror way. अब यहाँ पे कोई horror नहीं है, सिर्फ strange. तो एक बहुत ही strange और delicate सी जैसे कोई whistle टाइप की chirrup यानी सीटी जैसे चिरप विस्परिंग्स आ, मतलब हल्के हल्के से वो ची ची कर रही है जैसे कोई धीरे धीरे सीटी बजा रहा, तो वैसी साउंड आती है. एंड शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इंफिनिट. इंफिनिट यानी स्काई, वो स्काई की तरफ फुर करके उड़ जाती है. एंड द लैबेनम ट्री सबसाइड्स टू एम्प्टी. इट बेसिकली रिड्यूसेस टू एम्प्टी. दोबारा से वो लैबेनम ट्री जैसा था वो वैसा ही हो जाता है. सो व्हाट डू यू नोटिस? वी नोटिस कि जो हमारी ट्री है, हमारा ट्री है लैबेनम ट्री, इट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू द बर्ड एंड इट्स फैमिली. इन रिटर्न जो बर्ड है दैट इज प्रोवाइडिंग वाइटैलिटी टू द ट्री, इट इज गिविंग इट इज अ लाइफ एनर्जी. तो यहाँ पर दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे पर किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट है. दिस इज व्हाट वी कॉल अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहां पे एलिमेंट्स के दो नेचर के दो एलिमेंट्स या क्रीचर्स जो है एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं बदले में, राइट? तो इसी तरीके से नेचर में हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट होना अलग बात है, बट हम सब लोग कहीं ना कहीं इंटर डिपेंडेंट भी है, एक दूसरे पर रिलाई भी करते हैं. अब जरा नोट्स देख लो. आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द ब्रांच द बर्ड मेक्स अ स्वीट चर्पिंग साउंड जस्ट लाइक विस्परिंग. जैसे किसी ने ना हल्का सा विस्पर करा हो वैसे इसकी साउंड आती है. एंड इट फ्लाइज अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट स्काई. और उसके बाद वो क्या है, उड़ जाती है स्काई में. एंड इट अगेन मेक्स अ लैबेनम ट्री साइलेंट एंड डेथ लाइक. उससे फिर क्या होता है, ट्री दोबारा से साइलेंट हो जाता है, डेथ लाइक. बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेजान है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, राइट? That's it. This was the entire poem. ठीक है, poem हमने बहुत अच्छे से कर लिए. I've already told you the parts, the pointers जहां से questions exam में आते हैं. एंड भाई देखो इतने अच्छे से आपको डिटेल में पोम को समझा रहे हैं आप लोगों ने, और ऊपर से बीमारी हालत में, तुम हालत देख रहे हो मेरी. तो इसके बावजूद भी अगर तुम लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, यार क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें थोड़ी सी तो कदर होनी चाहिए यार. कर लो कर लो. मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं, थीम्स डिस्कस करते हैं. सबसे पहला थीम है बेटा इंटरडिपेंडेंस इन नेचर, व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो द लैबेनम ट्री इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू द गोल्डफिंच एंड हर चिक्स एंड द गोल्डफिंच इन रिटर्न फिल्स द साइलेंट ट्री विद लाइफ एंड एक्टिविटी. ठीक है, वो उनको शेल्टर दे रहा है, गोल्डफिंच जो है वो उसे एक्टिविटी लाइफ दे रही है. सो द पोम हाइलाइट्स ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन वन अनदर. हम सब लोग एक दूसरे पर किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट हैं. Then the contrast between silence and activity. So the poem is built on the sharp contrast between quietness and movement. कि एक तरफ तो ट्री हम बिल्कुल शांत दिखाए गए जैसे उसमें जान ही नहीं है, दूसरी तरफ वही ट्री जो है इट इज फुल ऑफ मूवमेंट, इट इज फुल ऑफ एनर्जी, राइट? तो इसी कंट्रास्ट के ऊपर कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी पोम बेस्ड है. Then silence dominates before and after the bird's visit, while the middle of the poem bursts with sound and energy. हमें पता है सर जहां तक bird थी बीच वाले एरिया में वहीं पर the entire tree was full of energy, otherwise it was completely silent, and the contrast makes the transformation more striking.
ना मदरहुड एंड केयर ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है इस पोम की. सो द गोल्डफिश बर्ड इज पोर्ट्रेड एज अ केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल मदर. शी फीड्स एंड nurtures her young ones before and flying away. Her dedication reflects the selfless love and responsibility of a parent. So through the help of the goldfinch bird, it has been shown to us that what motherhood looks like. कि वो जो मदर है वो पूरे दिन जाकर अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढती है. When she comes back, she is very cautious of the fact कि कोई predator उसे देख ना ले, कहीं उसके बच्चों को कुछ ना हो जाए. She feeds them and she flies away again. So यही selfless care and responsibility का नाम कहीं ना कहीं motherhood या parent होना है. Then the cyclic nature of life. So the tree changes from stillness to activity and back to silence. This silence reflects the continuous rhythm of nature, where moments of energy are followed by calm, and the poem suggests that change is a natural part of life. तो हमें वही इस poem में ये भी दिखाया गया है कि जो ब्यूटी है वो हमेशा परमानेंट नहीं रहेगी. जो ब्यूटी है उसके मोमेंट्स जो है दे आर टेम्पररी इन योर लाइफ. वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए आएंगे और उन मोमेंट्स में आपको उन ब्यूटीफुल मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना है. जैसे कि जो हमारा लैबोनम ट्री था, ठीक है, वो पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल शांत लग रहा था, बेजान लग रहा था. देन एज सून एज दिस बर्ड enters into the scene, उस ट्री में अचानक से जान आ जाती है. राइट, इट लुक्स ऑल ऑफ अ सडन ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड देन इट अगेन गोज बैक टू द सैड एंड. राइट, तो इसी तरीके से लाइफ में भी होता है. अप्स एंड डाउन्स जो है वो चलते रहते हैं. दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ और उसे हमें नेचुरली अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके चलना है. देन ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी एंड जॉय, नहीं वही बात होगी. The lively moment created by the goldfinch is brief. Once she leaves, the tree becomes silent again. And the poet suggests that beautiful moments are often temporary and should be appreciated. कि भाई देखो, जो ब्यूटी है, जो जॉय है आपके आसपास, वो टेम्पररी है नेचर में, वो हमेशा आपकी लाइफ में नहीं रहने वाला. तो जब तक वो आपके आसपास है उसको अप्रिशिएट करो, उसको जितना रिलिश कर सकते हो करो. Moving on, now it's time for literary devices. This poem is not very rich in literary devices, I'll be honest with you, but जो भी दो तीन literary devices है, especially the metaphors that have been used in the poem and एक transferred epithet आएगा, वो दोनों बहुत ज्यादा important है. वहीं से मेरे एग्जाम में questions भी आते हैं. Let's get started. Now the first one is alliteration. भाई alliteration के बिना कोई poem कैसे complete हो सकती है? एलिटरेशन ना हो किसी पोम में पॉसिबल है क्या? अब एलिटरेशन का मतलब क्या होता है? जब अगल बगल के वर्ड्स जो हैं वो सेम कॉन्सोनेंट लेटर या सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, उसे एलिटरेशन का नाम देते हैं. जैसे सितंबर सनलाइट एस से शुरू हो रहे हैं, ट्री ट्रेम्बल्स TR ऐसे चल रहा है. देन सिमिली, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक एंड एज. जब आप दो चीजों को लाइक या एज की मदद से कंपेयर करते हो उसे हम सिमिली बोलते हैं. तो स्लीक एज अ लिजर्ड, वहां पे हमने बर्ड को एक लिजर्ड से कंपेयर करा है ऑन द फैक्ट दैट इट इज स्मूथ एंड रैपिड लाइक अ लिजर्ड. ये भी इंपॉर्टेंट है. देन इज मेटाफर. मेटाफर क्या होता है? जब आप लाइक या एज के बिना दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं. सो शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. सो जो नॉइज उसके बच्चे बना रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स इज कंपेयर टू द मशीन्स नॉइज. वहां पर हम उसे एक मशीन नॉइज से कंपेयर कर रहे हैं. इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली. यहाँ पे बर्ड को इंजन से कंपेयर करा गया. शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. यहाँ पे बेसिकली जो है उसके फेस को हम एक मास्क से कंपेयर कर रहे हैं. इट इज एक्टिंग लाइक एन आइडेंटिटी मास्क, क्योंकि वो उसे पहचानने में हेल्प कर रहा है बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर. Then is personification. Personification का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन एट्रीब्यूट दे देते हो. The whole tree trembles and thrills. Thrills means excitement. पूरे ट्री में एक्साइटमेंट है. एक्साइटमेंट इज एन इमोशन दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन फील. दिस इज पर्सोनिफिकेशन. लास्ट आ जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है कि जब आपने एडजेक्टिव किसी ऐसे नाउन के सामने लगाया है जिसे वो डिस्क्राइब ही नहीं कर रहा, इट इज रादर डिस्क्राइबिंग एन ऑल टुगेदर डिफरेंट नाउन. जैसे जब किसी का बर्थडे होता है, व्हाट डू वी से? हैप्पी बर्थडे. अब जरा सोचो, who do you want to be happy? Do you want birthday to be happy? या फिर जो बर्थडे बॉय है, बर्थडे गर्ल है, उसे हैप्पी होना चाहिए. जो बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल है उसे हैप्पी होना चाहिए, राइट? बट हैप्पी लगाया कहाँ है? बर्थडे के सामने. दिस इज नथिंग बट ट्रांसफर्ड एपिथेट. सिमिलरली बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. जो ये बार्ड वर्ड है ये फेस को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है.
इट इज डिस्क्राइबिंग द शैडो द लीव्स, कि उनकी जो शैडो पड़ रही है वो बार शेप में पड़ रही है, उसका फेस बार नहीं है. सो दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेल. And that's it. Here we are done with the entire poem discussion as I promised you all. अब देखो, अगर आपको ये पोम अच्छे से समझ में आ गई है एंड यू वुड लाइक टू अटेंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन इट और वुड लाइक टू आस्क सम डाउट्स रिलेटेड टू द सेम, यू नो कि हम लोग फ्री क्लासेस अब एप्लीकेशन पर भी लेते हैं, वहां पर आ जाइए और फ्री क्लासेस में पार्टिसिपेट करिए. Everything will be answered. And yeah, that's all for today's class. I really hope you guys enjoyed this class. ठीक है, आपको helpful लगी हो. If you did find it helpful, then go ahead, hit the like button, share this with your friends as well, and do not forget to subscribe to our channel so that और भी ऐसी amazing classes जो हैं वो आपकी feed पर आती रहे. I will see you all next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.